देखो आज का चैप्टर हमारे पास क्या है। आज की क्लास का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे बड़ा चैप्टर सेकंड बुक में मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MM, चैप्टर नंबर 11। कितनी वेटेज है इसकी? 8 to 12। मिनिमम 8 मार्क्स का आना है और मैक्सिमम कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आ सकता। अब इसमें कोटेशन देखो, मैंने जो ऊपर लिखी हुई है, मैंने कहा था ना हर चैप्टर के बिगिनिंग में मेरे नोट्स में आपको क्या मिलेगा? कोटेशन मिलेगी। इस कोटेशन को आप पहले समझो क्या कहती है। नेवर से नो टू अ पर्सन हु नॉक्स एट योर डोर फॉर हेल्प। यू नेवर नो व्हेन यू हैव टू नॉक सम अदर पर्सन्स डोर्स टू। इस बात को आज आप सीख के जाएंगे क्लास में कि कभी भी कोई भी आपके पास हेल्प के लिए आएगा तो आपको उसको मना नहीं करना, कभी भी मना नहीं करना। चाहे छोटी हेल्प हो या बड़ी, आप उसको बोलोगे अगर कर सकते हो तो करोगे, नहीं तो उसको बोलोगे कि मैं ट्राई करूंगा किसी और के थ्रू आपकी हेल्प की। क्योंकि ये सोच के हेल्प नहीं करना आप बड़े हो या छोटे हो, ये सोच के हेल्प करना है क्योंकि किसी दिन आपको भी जरूरत पड़ सकती है। उस पर्सन की नहीं, लेकिन वैसी हेल्प जैसी कोई मांगने आया है आपको भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपको आज एक सीख लेके जानी है कि किसी को हेल्प के लिए मना नहीं करना। राइट। अब हमारा चैप्टर की हम बात करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा क्या कहता है? देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा कहता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट डील विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स। ये इसकी डेफिनेशन एक छोटी सी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत सारी है जिसमें से मैंने आपको एक बताई है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हो सकती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं वो सारी एक्टिविटी रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? जो कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। अब ये डायग्राम देखो, ये बहुत ज्यादा आपको क्लियर कर देगा डायग्राम। ये डायग्राम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में भी लिंक करता है। देखो, मार्केटिंग एक्शन, मार्केटिंग में कितने काम होते हैं जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बताएगा 4 P's पढ़ेंगे हम। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको 4 P's पढ़ाएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, दीज आर द 4 P। ये 4 P इन्फ्लुएंस करते हैं हम कंज्यूमर के बिहेवियर को। कंज्यूमर क्या चाहता है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस करके फिर हम क्या करते हैं? कंज्यूमर के एनालिसिस को, बिहेवियर को मेजर करते हैं। मेजर के हिसाब से हम प्लान बनाते हैं और फिर उसी प्लान को हम जिसकी बात कर रहे हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, कुल मिला के ये भी एक सर्कुलर फ्लो है जिसके थ्रू हम मार्केट और बताओ 3 लोग इसमें मेन कौन कौन हो गए? कंज्यूमर हो गया, मेजरमेंट हो गया और मार्केटिंग हो गया। कंज्यूमर के बिहेवियर को आप एनालाइज करेंगे, जज करेंगे, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कस्टमर के लिए क्या बनाना है, कितने रुपए में बनाना है, कहाँ पे प्रोडक्शन करना है और अल्टीमेटली गुड्स कैसे कस्टमर तक पहुंचे। राइट। देखो इसके नीचे 2 स्टेटमेंट क्या लिखी हुई हैं। 2 स्टेटमेंट कहती हैं, पहला, मेन फोकस ऑन 4 P इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपको मेनली 4 P पे ध्यान देना है। अगर आप किसी के मार्केटिंग मैनेजर हो तो यू हैव टू फोकस ऑन द 4 P। क्या है 4 P? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। दूसरा स्टेटमेंट क्या आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इन व्हाट प्राइस इज टू प्रोड्यूस। ये लाइन आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी जब आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो सिचुएशन वो पढ़ाता है वहां पे भी सेम डिस्कशन है। तो यहाँ पे भी आप अगर मार्केटिंग मैनेजर हो किसी कंपनी के तो आप यही डिसाइड करते हो क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितने रुपए में बनाना है और कहाँ पे बनाना है। तो दीज आर ऑल थिंग्स टू बी डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ व्हाट? मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग एंड व्हाट आर द मिसकंसेप्शन इन रिगार्ड टू द मार्केटिंग। पहला देखते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या फीचर्स हैं? मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए? मार्केटिंग कहता है पहले नीड्स एंड वांट्स पर फोकस करना चाहिए। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, नीड्स एंड वांट्स। लोकेश को भूख लगती है, लोकेश को खाना चाहिए, नीड है उसकी, नीड, खाना नहीं मिलेगा वो बेहोश हो जाएगा, नीड। वांट्स क्या है? जो उसकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। जैसे स्टूडेंट है, पढ़ेगा तो किताबें चाहिए, पढ़ेगा तो फीस लगेगी, ये सब चीजें उसकी वांट्स हैं। तो मार्केटिंग का फीचर क्या है? कस्टमर के किसको पता करो? नीड्स एंड वांट्स को पता करो। अब मैं लोकेश को बोलूं मुझसे हिंदी पढ़ लो, लोकेश मैं आपको इंग्लिश पढ़ा दूंगा, लेकिन लोकेश की नीड ही नहीं है। लोकेश कैन स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी बाय इटसेल्फ, अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकता है वो। तो मुझे उसकी नीड एंड वांट्स को पता लगाना चाहिए। ऐसी मार्केटिंग होनी चाहिए कंपनी में जो कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को पता लगाए और उसकी नीड एंड वांट्स के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट करे। वही 4 P की बात करें।
दूसरा कहता है क्रिएट मार्केटिंग ऑफरिंग। दूसरा मार्केटिंग क्या कहता है? क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। वो मार्केटिंग नहीं है जो मार्केट ऑफरिंग क्रिएट ना करे। सोचो अगर मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाऊं जो मोस्टली टीचर पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास कोई बच्चा क्यों आएगा? समझ रहे हो? या मैं उसी तरीके से पढ़ाऊं जैसे नॉर्मल टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे पास क्यों आएगा? तो एक गुड मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए? जो मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करे, जो आपके पास कस्टमर क्रिएट करे, जो आपके पास ऑफर की लाइन लगा दे कि मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी पढ़ाओ, आपकी बुक अच्छी है, आपके नोट्स अच्छे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है, आपकी पीपीटीज अच्छी हैं, आपके नोट्स अच्छे हैं, राइट? तो दैट शुड बी अ बेटर मार्केटिंग। नेक्स्ट है कस्टमर को वैल्यू देना पड़ेगा आपको। कस्टमर को वैल्यू नहीं दोगे तो लोकेश 2-3 डेमो क्लास लेगा और फिर चला जाएगा। अगर लोकेश के डाउट क्लियर नहीं करोगे तो ये डाउट ना बताने वजह से क्लास छोड़ के चला जाएगा। तो मतलब कस्टमर जितने भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उन सबको वैल्यू देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब सोचो लोकेश को फ्री में तो नहीं पढ़ा सकता मैं, क्योंकि फ्री में पढ़ाऊंगा तो उसका तो भला हो रहा है बट मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो देयर शुड बी अ एक्सचेंज मैकेनिज्म, गिव एंड टेक का गेम होना चाहिए। लोकेश को मैं पढ़ाऊंगा, आई विल गिव हिम अ रेंडर हिम सर्विस एंड इन एक्सचेंज ऑफ माई सर्विस लोकेश विल पे मी अ सेटिस्फैक्टरी अमाउंट इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक अकाउंट, राइट? तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म है। विदाउट एक्सचेंज मैकेनिज्म मार्केटिंग इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। दीज आर 4 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब इसी साथ साथ देखते हैं व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस। मिसकंसेप्शन का मतलब क्या है? जो नॉर्मली लोग मार्केटिंग के बारे में गलत सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केटिंग ऐसा नहीं है। मार्केटिंग, पहला मिसकंसेप्शन क्या है? देखो, मार्केटिंग को लोग सोचते हैं शॉपिंग, शॉपिंग करने का मतलब मार्केटिंग होता है। नहीं, शॉपिंग का मतलब सिर्फ खरीदारी होता है। शॉपिंग कौन करता है? जो एक कस्टमर है। लेकिन हम मार्केटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? PPP, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। यानी सिर्फ शॉपिंग करना मार्केटिंग नहीं है। मर्केंडाइजिंग, मर्केंडाइजिंग क्या मार्केटिंग है? नहीं, मर्केंडाइजिंग मार्केटिंग का हिस्सा है। मर्केंडाइजिंग का मतलब होता है किसी गुड्स का व्यापार करना। लेकिन सिर्फ व्यापारी मार्केटिंग नहीं करता, गुड्स को बनाना, गुड्स को बेचना, गुड्स की मरम्मत कराना, कस्टमर को फीडबैक लेना, ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज मच ब्रॉडर देन बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स। लास्ट मिसकंसेप्शन क्या है? मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सेम। नो 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 नो, सेलिंग इज ओनली पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग मीन्स यू आर रिसीविंग मनी एंड गिविंग योर सर्विस और गुड्स, बट मार्केटिंग इंक्लूड्स बिफोर बाइंग और सेलिंग एंड आफ्टर बाइंग और सेलिंग में भी मार्केटिंग काम करती है। अब इसके बाद हम तुरंत देखेंगे मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले देखो मीनिंग। सेलिंग का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने मुझसे गुड्स खरीदी, मैंने आपसे पैसे ले लिए, दिस इज ओनली सेलिंग। दिस इज सेलिंग एंड, यहाँ पे खत्म हो गई। मार्केटिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाइंग देम। मतलब कहां से शुरू हुई मार्केटिंग? कस्टमर क्या चाहता है, खत्म कहां होगी? सेटिस्फाइंग देम, उसको सेटिस्फाई करना है। मतलब सेल के बाद भी कस्टमर से पूछना है कैसी लगी गुड्स, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई सर्विसिंग प्रॉब्लम तो नहीं, कोई खराबी तो नहीं। स्कोप किसका है? मार्केटिंग का स्कोप लिमिटेड है, इसका वाइड है, क्योंकि मार्केटिंग इज मच ब्रॉडर देन सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क है? सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट है, राइट? फोकस किस पे करता है सेलर? सिर्फ किस पे करता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मतलब अगर आपने सामान बेच दिया तो मालिकाना हक क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अब मालिक कौन बन गया? जिसने आपकी गुड्स खरीद ली। मार्केटिंग में फोकस किसका है? अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर नीड। हम मार्केटिंग के थ्रू चाहते हैं कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा भला हो, वो हमसे ज्यादा से ज्यादा सर्विस लेके जाए, हमसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिले। एम क्या है सेलिंग का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट? लेकिन मार्केटिंग का क्या एम है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई करना भी है। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पिट जाएगा। स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है? देखो, सेलिंग में स्टार्ट कहां होती है? जहां से प्रोडक्ट बनता है। स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्ट डेवलप। और खत्म कहां हो गई बताओ? सेल पे खत्म हो गया। मार्केटिंग कहां से शुरू हुई? स्टार्ट मच बिफोर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, वांट टू प्रोड्यूस। मतलब कहां से स्टार्ट हुई? बिकने से भी पहले, खरीदने से भी पहले। और खत्म कहां हुई? जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। स्ट्रेटजी क्या होती है सेलिंग को लेकर के? आप प्रमोशन करते हो, परसुएशन करते हो, कस्टमर्स को फोन करते हो, आप उसको प्रमोशन करते हो ताकि गुड्स बिके। ये है सेलिंग का तरीका। मार्केटिंग कैसे होती है? 4P जो हम पढ़ेंगे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। तो दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब हमारे पास टॉपिक देखो क्या है? फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्टिविटी। या एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है स्लैश करके, क्या?
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक मार्केटिंग मैनेजर का एक कंपनी में क्या क्या काम होता है। तो देखो वी हैव 10 पॉइंट्स, हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। अब इस 10 पॉइंट का ही डिस्कशन इस चैप्टर में हम करेंगे, राइट। ये जो 10 पॉइंट हैं इन्हीं का डिस्कशन हम करेंगे। तो कुछ पॉइंट को मैं एक्सप्लेन यहाँ कर दूंगा और फिर कुछ हम डिटेल से हेडिंग वाइज ही पढ़ेंगे। तो पहला क्या काम है मार्केटिंग मैनेजर का, देखो पहला उसका काम है गैदरिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। क्या गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, भैया मार्केटिंग मैनेजर का कहता है जाओ आप पहले फील्ड में पता करो, मार्केट में जाके पता करो किस चीज की डिमांड है, समझ रहे हो, आज कस्टमर किस चीज की डिमांड कर रहा है। जैसे लोकेश आज क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, ये मुझे पता करना पड़ेगा। आजकल वो मार्केटिंग नहीं होती कि मुझे क्या पढ़ाना आता है, मार्केटिंग ये है कि क्या लोग पढ़ना चाहते हैं, फिर उसकी तैयारी करके बच्चों को पढ़ाया जाए। तो गैदरिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन है, पहले हम ये पता लगाते हैं कि कस्टमर की नीड एंड वांट्स क्या है और फिर उसका हम प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको ये पता चल गया क्या मार्केट में बिकता है तो फिर आप क्या करोगे, मार्केटिंग में प्लानिंग करोगे। बड़ा सीरियल सा सीक्वेंस है। आपको अगर पता चल गया कि कस्टमर क्या चाहता है तो फिर आप उसी हिसाब से क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। फिर क्या है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग में क्या देखोगे आप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग को देखोगे आप। क्या देखते हो आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, क्या देखते हो बताओ, बहुत आसान है भाई। जब आप कोई चीज बनाओगे तो डिजाइनिंग भी तो बहुत मैटर करती है ना, जो दिखता है वो बिकता है। यही चीज हमें यहाँ देखनी है कि जितनी बढ़िया आप डिजाइनिंग करोगे, पैम्पलेट बनाओगे, लेबलिंग बनाओगे, उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा। फिर आपको अपने गुड्स का क्या कराना चाहिए, चौथा पॉइंट क्या कहता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये क्या होता है, अरे भाई आप अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलते हो और उसको लिखा आता है कि ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आपकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। आप कोई सामान बेचते हो और उसमें लिखा हुआ ISI एग मार्क द्वारा वो सत्यापित है, प्रमाणित है, तो वो गुड्स ज्यादा बिकेगी। तो ये भी कराना एक मार्केटिंग मैनेजर का काम है, राइट। उसके बाद देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद पॉइंट्स कहता है फिफ्थ हमारे पास पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब देखो ये पैकेजिंग लेबलिंग हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये हमारे पास टॉपिक है। तो पैकेजिंग लेबलिंग आप जानते भी हो, पैकेटिंग करना, समझ गए। फिर ब्रांडिंग हम डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रांडिंग का मतलब होता है बढ़िया कोई नाम देना, कोई लोगो देना, ऐसा कोई नाम देना जिससे आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। फिर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कितने का सामान बेचना है, सामने वाले को भी देखना है कि कितने में बेच रहा है, कितनी कॉस्ट लग गई है वो भी देखना है, कितने का बेचना है। सब कुछ देख के हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल से नीचे हम पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है गुड्स को अल्टीमेटली कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है वो कहीं और है और प्रोडक्ट की डिमांड पूरे इंडिया में है, वर्ल्ड में। उसके बाद प्रमोशन हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रमोशन का मतलब है अपने गुड्स सर्विसेज को आपने बना तो लिया, अब कैसे आप प्रमोट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कोई मूवी बन तो गई लेकिन उसको प्रमोशन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बाई करें, उसकी टिकट्स लें। फिर लास्ट है कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। समझ गए आप, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ये क्या कहता है, सिर्फ बेचना हमारा काम नहीं है, कस्टमर को अल्टीमेटली खुशी देना भी हमारा काम है ताकि कस्टमर दोबारा आपके पास वो गुड्स को लेने आए। तो ये हमारे हो गए क्या, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है मार्केटिंग मिक्स। क्या है ये मार्केटिंग मिक्स, देखो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब 4 P's इन्वॉल्व है इसमें। देखो डायग्राम आपके पास है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। क्या बनाए, प्रोडक्ट, कितने में बना के बेचें, प्राइस, प्रमोशन कैसे लोगों को बताएं कि हमने सामान बना लिया है, खरीदने आ जाओ, और प्लेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कैसे कस्टमर टू कस्टमर आपका प्रोडक्ट बिके, राइट। तो इसकी मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट। कौन कौन से 4 एलिमेंट हैं इसके अंदर, वही जो मैंने आपको बताया। क्या 4 एलिमेंट्स हैं, देखो प्राइस, क्या बोलता है ये, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस नोन एज 4P। इसी 4P's को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। इन्हीं 4P's को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हमारे पास है प्राइस मिक्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहला P, प्राइस। प्राइस क्या है आपको पता है, प्राइस एक ऐसा कंसिडरेशन वैल्यू है जिसके बदले में गुड्स एंड सर्विस आप लेते हो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट प्राइस, प्राइस इज द वैल्यू विच अ बायर पासेज ऑन टू द सेलर इन ल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड, राइट। तो प्राइस एक ऐसा कंसिडरेशन है जिसके लिए सेलर को वो पैसे देता है और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस लेता है। या दूसरी डेफिनेशन देखो, प्राइस मिक्स रेफर्स टू ऑल दोज डिसीजन विच आर कंसर्न विद प्राइस फिक्सेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट, क्रेडिट पॉलिसी एंड पीरियड ऑफ
क्रेडिट। ये जो डेफिनेशन है दूसरी वाली, ये प्राइस मिक्स की है, और पहली वाली डेफिनेशन किसकी थी? प्राइस की थी। तो प्राइस का मतलब कंसिडरेशन वैल्यू, और प्राइस मिक्स का मतलब प्राइस मिक्स में डिसीजन कितने आते हैं, प्राइस कितना रखना है, डिस्काउंट देना है नहीं देना, कितना देना है, क्रेडिट पीरियड उसको देना है नहीं देना अपने डेटर्स को, और देना है तो कितने का देना है। तो प्राइस मिक्स के अंदर हम अपने प्राइस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं, राइट। अब हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, वो है हमारे पास प्राइसिंग स्ट्रेटजी। देखो हमारे पास दो स्ट्रेटजी होती है, ध्यान से समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारे पास दो हैं, मार्केट पेनेट्रेशन और मार्केट स्कीमिंग। मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट स्कीमिंग। अब देखो जब जियो मार्केट में आया, रिलायंस कंपनी ने जब जियो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसने फ्री में सर्विस दी, फिर उसने धीरे धीरे प्राइस बढ़ाया, और आज सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट जियो बन चुका है। तो इनिशियली उसकी स्कीम क्या थी? उसकी थी पेनेट्रेट करना, मार्केट को तोड़ना, मार्केट में जगह बनाना। इस स्कीम को बोलते हैं, इस पॉलिसी को बोलते हैं, इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं मार्केट पेनेट्रेशन। ब्रैकेट में मैंने लिखा है चार्जिंग लो प्राइस टू कैप्चर द कस्टमर। स्कीमिंग क्या होता है? सेटिंग हाई प्राइस। स्कीमिंग का एग्जांपल बताओ। अभी कोई अगर आईफोन का मॉडल आ जाए तो प्राइस कितना होगा? बियॉन्ड द लिमिट और हायर देन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ एप्पल? एप्पल स्ट्रेटजी हमेशा क्या फॉलो करता है? प्राइस स्कीमिंग। वो चाहता है मुझे मेरे क्रीमी कस्टमर ही परचेज करें, राइट। तो दीज आर द टू स्ट्रेटजी दैट यूजुअली मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर फॉलो। यहां तक। अब जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग? क्या है इस क्वेश्चन का मतलब? जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है तो वो किन किन चीजों को कंसिडरेशन में रखती है, किन किन चीजों को देखती है। जैसे मैं मान लो जब मैं किसी कोर्स की फीस डिजाइन करता हूं या आपके बैच की फीस डिसाइड करता हूं तो मैं क्या क्या सोच के फीस डिसाइड करता हूं। दीज आर द फैक्टर्स, राइट, जो आपको भी पढ़ना चाहिए कि सर की फीस अगर इतनी है तो इतनी क्यों है। तो दीज आर द फैक्टर, ध्यान से समझिए। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पहला। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है अगर मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, खूब सारे पैसे जमा करने हैं तो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस ज्यादा होगा। अगर मेरी सर्विस का मोटिव ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन देना है, उनकी भलाई करना है, उनके जीवन को सुधार में लाना है तो आई विल चार्ज वेरी लो प्राइस और आई विल नॉट चार्ज एनी प्राइस। तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है बताओ? कम से कम चार्ज करना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैटर करता है। दूसरा, प्रोडक्ट की कॉस्ट। अगर मुझे पढ़ाने के लिए लैपटॉप लेना पड़ रहा है, मोबाइल लेना पड़ रहा है, स्टूडियो रूम लेना पड़ रहा है, अगर मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, इसका मतलब मेरी कॉस्टिंग ज्यादा है, तो मैं कम से कम इतनी फीस तो रखूंगा कि मेरी कॉस्टिंग वसूल हो जाए प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन। अब इसका रिवर्स करो, अगर पढ़ाने की कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो फीस भी ना के बराबर होगी। तो लगने वाली कॉस्ट डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा या कम। तीसरा पॉइंट है कंपटीशन इन द मार्केट। अगर कोई चीज मैं पढ़ा रहा हूं और उसके ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं तो मैं ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज सर्विस दे रहा हूं, गुड्स एंड सर्विस, जिसके मार्केट में बहुत कम क्या है, सप्लायर हैं, तो मैं मन मर्जी प्राइस चार्ज कर सकता हूं, ज्यादा भी चार्ज कर सकता हूं। तो कंपटीशन इज वन ऑफ द फैक्टर दैट डिसाइड प्रोडक्ट प्राइस। नेक्स्ट है यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स बोलती है जिस प्रोडक्ट की यूटिलिटी डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस ज्यादा होता है। अगर आज की डेट में सारे बच्चे, बताओ सारे बच्चे अगर क्या सीखने शुरू हो जाए, कोडिंग। आजकल देखो बड़ा ऐड आ रहा है, छोटे बच्चे सीखे कोडिंग सीखें, तो कोडिंग अगर सारे बच्चे सीखेंगे तो उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट डिसाइड द प्राइस ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को कंट्रोल करती है तो प्राइस आप ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, समझ रहे हो, इनमें प्राइस कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसा कोई नहीं कर सकता कि पेट्रोल कोई 90 रुपए का बेच रहा है, कोई 100 रुपए का बेच रहा है, नहीं, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीजें, प्राइस क्या होता है? स्टेबल होता है। लास्ट इज मार्केटिंग मेथड यूज। आप कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज करते हो? अगर आप प्रचार करते हो अपनी गुड्स एंड सर्विस का तो आपके प्राइस का ज्यादा होगा, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट का क्या नहीं करते, प्रमोशन नहीं करते, तो वो प्राइस क्या होगा? सस्ता पड़ेगा। मतलब वो गुड्स क्या पड़ेगी? सस्ती पड़ेगी। बताइए, यहां तक कुछ पूछिए। अब हमारे पास दूसरा पी क्या आ गया?
वी हैव सेकंड P, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। अभी हमने जो पढ़ा दैट वाज द प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्या 2 क्वेश्चन बताओ? एक तो प्राइस स्ट्रेटजी और दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सिर्फ 2 फैक्टर्स आ सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बहुत बड़ा है। प्रोडक्ट मिक्स हमारे पास सबसे बड़ा है पीस की अगर हम बात करें। देखो प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, देखो मीनिंग क्या लिखी हुई है। व्हेन अ फर्म बिकम अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड आइटम इट ऑफर टू द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। ध्यान से समझो, मैं एक ट्यूटर हूं, मैं क्या हूं? प्रोडक्ट मिक्स देता हूं। क्यों? आई टीच बिजनेस स्टडी, आई टीच अकाउंट्स, आई टीच इकोनॉमिक्स, आई टीच बिजनेस लॉ। समझ रहे हो? तो मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं क्या डिसाइड करूंगा अपने किस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। तो ऐसी कंपनी जब जूता बना रही है, चप्पल बना रही है, बैग बना रही है, सनग्लास बना रही है, टोपे बना रही है, तो वो क्या डिसाइड करेगी मुझे किस प्रोडक्ट को कितना बनाना है, कितना प्राइस चार्ज करना है और कितना कस्टमर से मुझे डिस्काउंट ऑफर वगैरह करना है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में मैंने क्या बताया, जब कोई मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, तो उसे डिसीजन लेना पड़ता है अबाउट प्रोडक्ट मिक्स, राइट। चलो अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले ब्रांडिंग। क्या देखेंगे बताओ? ब्रांडिंग। अब देखो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, क्या कहती है ब्रांडिंग। तो देखो बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ब्रांडिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल एटसेट्रा टू अ प्रोडक्ट। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम क्या हो, इंस्टीट्यूट का साइन क्या हो जिससे लोग समझ जाएं ध्रुव सर का इंस्टीट्यूट है, सिंबल क्या हो, समझ गए। तो ऐसे कंपनी जो है बड़ी बड़ी वो अपने प्रोडक्ट का नाम सोच के डिसाइड करती हैं, साइन सोच के डिसाइड करती हैं और सिंबल डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैंने क्या लिखा है, पॉपुलर ब्रांड नेम शूज इंडस्ट्री इज रिबॉक, पेन इंडस्ट्री में पाकर, कार इंडस्ट्री में BMW। इन सब कंपनी के फेमस नेम है, फेमस साइन है, फेमस क्या है स्लोगन है और फेमस क्या है जो भी इनके ब्रांडिंग नेम्स हैं। देखो अब ये पिक्चर आपको बहुत कुछ कहती है। ये पिक्चर क्या है, देखो फोर्ड का साइन देखो, IBM का नाम देखो, IBM का डिजाइन देखो, फेसबुक का डिजाइन देखो, कोकोला का डिजाइन देखो, आप वोडाफोन का देखो। देखो ना दूर से ही पता चल रहा है कि ये फेसबुक है, ये कोकोला कंपनी का प्रोडक्ट है, ये लेवाइस का है, ये निविया का है। तो दिस इज व्हाट कंपनी हैड डिसाइडेड हाउ टू गिव नेम, सिंबल, डिजाइन, कलर, लोगो एंड एवरीथिंग। अब हम 1 बाय 1 चीजों को देखते हैं जो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ सकती हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रांड। सबसे पहले देखेंगे ब्रांड का मतलब क्या होता है। तो ब्रांड का मतलब सिंपल, जैसे मैं कहता हूं मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं लेता, मुझे ब्रांडेड पसंद है। तो व्हाट इज ब्रांड नेम इज, इट रेफर्स टू कोई भी वर्ड, कोई भी सिंबल या लेटर जिसको आप मिक्सचर नाम से जानते हो। मिक्सचर मतलब जैसे ब्रांडेड मीन्स अगर किसी कपड़े पर लिखा हुआ लिवाइस तो ब्रांड बन गया, किसी कपड़े पर लिखा हुआ है लाला लाजपत राय तो इसका मतलब अभी ब्रांड नहीं है, वो ब्रांड बन सकता है जब मोस्ट ऑफ द कस्टमर विल बाय दैट नेम। तो दिस इज व्हाट ब्रांड। अब ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड से उठाओ ब्रांड नेम क्या है। अगर आपके प्रोडक्ट को लोग नाम से बुलाते हैं, नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो ब्रांड नेम बन गया। जैसे एशियन पेंट, जैसे एप्पल, जैसे वोडाफोन, जैसे जियो इज अ गुड ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क क्या है बताओ, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई। ब्रांड मार्क क्या है, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, जिससे आप पिक्चर देख के पता कर लो अरे ये कोकोला कंपनी है, ये क्या है वोडाफोन का शोरूम है, अरे नहीं ये एयरटेल का शोरूम है। क्या देख के आपने पता कर लिया, कलर देख के पता कर लिया, उसका डिजाइन देख के पता कर लिया, इसे बोलते हैं ब्रांड मार्क। अब ध्यान से समझो व्हाट इज ट्रेडमार्क। अगर आप अपने ब्रांड नेम का या डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करा लो, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क करा लो। 1919 एक्ट इसका एक्ट है, ताकि दूसरा पर्सन उसी नाम को, उसी डिजाइन को, उसी कलर को कॉपी ना कर पाए, तो उसे हम बोलते हैं आपने ट्रेडमार्क करा लिया है। जैसे मर्सिडीज, जैगुआर, माइक्रोमैक्स, जियो, ये नाम दूसरा कोई अब यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है ट्रेडमार्क है। अगर आप करोगे सेम नाम से तो कंपनी आप पे केस कर देगी और आपको करोड़ों रुपए का क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। क्या टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग
ये हमारे पास टॉपिक है। अब ये हमें पढ़ना है दोनों एंगल से। ब्रांडिंग का फायदा मार्केटर को क्या मिलता है और ब्रांडिंग का फायदा कस्टमर को क्या मिलता है। एक अच्छे प्रोडक्ट को नाम के साथ बेचने से मार्केटर मतलब आप समझ लीजिए सेलर, ठीक है ना, क्या फायदा होगा, और कस्टमर ब्रांडेड चीजें क्यों लेता है, कस्टमर क्यों ब्रांडिंग चीजों को प्रेफर करता है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, तो पहला मार्केटर के एंगल से देखेंगे। मार्केटर के एंगल से कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट हैं। पहला, इनेबल मेकिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कर लेते हो, जब आप अपना नेम एंड फेम कंपनी के नाम को आप कमा लेते हो, तो आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करने में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई टीचर फेमस है, ऑलरेडी ही इज फेमस इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और अगर वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करता है और या फिर वो कोई बुक लॉन्च करता है, तो उसको प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी जितनी नए टीचर्स को होती है, क्योंकि उसने अपने ब्रांड को बना रखा है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा है ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। दूसरा वाला जो पहला वाला जो पॉइंट था इनेबलिंग मेकिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, पहला बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरा इंट्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर आप एक ब्रांड इमेज बना लेते हो तो आपका कस्टमर जो नया है वो जुड़ेगा और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो बना रहेगा। ये आपको फायदा मिलेगा ब्रांडिंग का। तीसरा फायदा है डिफरेंशियल प्राइसिंग। आप अपने प्रोडक्ट का डिफरेंस प्राइस चार्ज कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कोई कोका कोला कंपनी है, अब कोका कोला कंपनी स्प्राइट भी बेचती है, मान लीजिए, समझ गए आप, थम्स अप भी बेचती है, तो वो अपने अलग अलग कोल्ड ड्रिंक का अलग अलग प्राइस चार्ज करती है, सेम नहीं रखती। या ऐसे मान के चलिए आप, एक ही कंपनी है, उसके अलग अलग प्लान है। जैसे मान लीजिए जियो का मंथली प्लान, 3 मंथ का प्लान, 8 मंथ का प्लान, ईयरली प्लान। तो आप क्या करते हो, ब्रांड का फायदा उठाते हो और कस्टमर से अलग अलग वेरिएंट्स के आप प्राइस चार्ज करते हो। लास्ट क्या है, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। अपने प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर सकते हो ब्रांड नेम से, और डिस्प्ले प्रोग्राम का मतलब है आप अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकते हो, अपने आइडियाज को लॉन्च कर सकते हो। लोग आपके आइडियाज और प्रोग्राम को वॉच करेंगे, आपके आइडियाज और पॉलिसीज को देखना पसंद करेंगे। अब देखते हैं कस्टमर के एंगल से ब्रांडिंग का क्या फायदा है। कस्टमर ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों लेता है, ऐसा क्या है ब्रांड में। देखिए, हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। उसे पता है कि जो मैं प्रोडक्ट पहनूंगा अगर ब्रांडेड होगा तो मेरा फ्रेंड, मेरा रिलेटिव उसको रिकॉग्नाइज करेगा, समझ रहे हो, यानी वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होगा। नया कोई प्रोडक्ट लेके आऊंगा तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। सिंबल स्टेटस, आजकल क्या है, दूसरा बेनिफिट क्या है कस्टमर को, कस्टमर आजकल शो ऑफ करना चाहता है, वो आईफोन लेके चलना चाहता है, समझ रहे हो, वो महंगा फोन लेके चलना चाहता है, या वह ऐसी चीज यूज करना चाहता है जिसके उसका फ्रेंड रिलेटिव देखे। तो अपने स्टेटस को बनाने के लिए, अपने सिंबल स्टेटस को बनाने के लिए वो क्या कर रहा है बताओ, ब्रांडेड कपड़े खरीद रहा है। एंश्योर क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, उसे पता है कि अगर मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा कैसे ब्रांडेड, तो क्वालिटी एश्योरेंस तो कंपनी देगी ना। अब जो आपको ब्रांडेड कंपनी क्वालिटी का एश्योरेंस देगी, रिप्लेसमेंट की गारंटी देगी, आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देगी, तो ये सारी चीजें कब मिलेंगी, जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदोगे। अनब्रांडेड में आपको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। आप एक कंपनी हो और अपने प्रोडक्ट का नेम करने जा रहे हो, आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, तो उसको नेम करने से पहले आप क्या सोचोगे, क्या ऐसा नाम रखूं जिससे मेरे प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, प्रोडक्ट उसको कंपनी उसको समझे, और किस तरीके से मैं उसको मार्केटिंग करूं। तो ये हम टॉपिक देखते हैं। देखो क्या है हमारे पास, सबसे पहले उस प्रोडक्ट का नाम कैसा होना चाहिए, देखो शॉर्ट एंड इजी होना चाहिए। पहला पॉइंट बोलता है आप अपने प्रोडक्ट का नाम कैसा रखो, शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस, छोटा हो और हर कस्टमर उसको प्रोनाउंस कर सके। दूसरा, नेम शुड बी सजेस्टिव इन नेचर, कैसा नेम हो, सजेस्टिव होना चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट है वो उसकी खूबी को बताए। जैसे हेयर ऑयल है तो हेयर की खूबी को बताए, समझ रहे हो। हेयर एंड केयर जैसे एक नाम है, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, तो हेयर एंड केयर ऐसा ऑयल है जिसके नाम में क्या लिखा हुआ है, सजेस्टिव है कि हेयर की वो केयर करेगा, समझ रहे हो। उजाला है तो उजाला प्रोडक्ट कैसा है, जो किसी चीज को साफ करेगा, चमकाएगा, समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट कहता है डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। अगर आप एयरसेल और एयरटेल में कंफ्यूज कर दोगे कस्टमर को, तो कस्टमर यही समझेगा मुझे एयरटेल लेना है, एयरसेल, बच्चा तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा जिसको मम्मी ने भेजा है कि रिचार्ज करा के लाओ। तो आपको ऐसा नेम नहीं रखना जो कंपनी का नाम ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है।
चौथा है स्टेइंग पावर होनी चाहिए। स्टेइंग पावर का मतलब कभी आपको अपना प्रोडक्ट का नाम ना बदलना पड़े। नॉर्मली देखा होगा आपने, लोग अपने प्रोडक्ट का नाम, अपने ट्यूशन सेंटर का नाम या अपने किसी भी शॉप का नाम चेंज कर लेते हैं। तो हम ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि गुड ब्रांड नेम की क्या खूबी है, स्टेइंग पावर। जैसे पार्ले जी कोकोला, कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, ऐसा प्रोडक्ट आप बनाओ जो कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड हो, यानी हानिकारक ना हो, कस्टमर को परेशान करने वाला ना हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। और लास्ट है मीनिंग शुड बी क्लियर, ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें मीनिंग क्या हो, क्लियर हो। जैसे नोवा, अब नोवा का स्पेनिश में मतलब होता है डज नॉट गो। नोवा का स्पेनिश में क्या मतलब होता है, डज नॉट गो। तो अगर नोवा कंपनी कोई गाड़ी बनाएगा तो उसका तो मीनिंग गलत आ रहा है। तो ऐसा प्रोडक्ट आप मत बनाओ, ऐसा नेम मत करो जिससे उसका क्या हो, उसकी मीनिंग किसी और लैंग्वेज में डिफरेंट है, राइट। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड। पैकेजिंग क्या कहता है हमारा, देखो पैकेजिंग की मीनिंग क्या है, पहले देखिए पैकेजिंग की मीनिंग क्या है। ये तो आपको पता है, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, देखो पैकेजिंग रेफर्स टू, पैकेजिंग की मीनिंग क्या है, पैकेजिंग रेफर्स टू एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ कंटेनर रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी कोई प्रोडक्ट है बिक रहा है तो उसको आप ढकने के लिए कवर रखोगे, उसी कवर को आप क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, बढ़िया उसकी कलरिंग कर रहे हो। उसी कलरिंग और डिजाइनिंग को हम क्या नाम देते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पैकेजिंग कितने लेवल की होती है, कितने टाइप की होती है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो पैकेजिंग लेवल है वो है प्राइमरी पैकेजिंग। ध्यान से समझना, तीनों लेवल के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। पैकेजिंग कौन सी है, सबसे पहले प्राइमरी पैकेजिंग। ऐसी पैकेजिंग या पैकेजिंग का वो लेवल जिसको हटा दोगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब वाली लेबलिंग, कागज वाली लेबलिंग नहीं, ट्यूब वाली। क्रीम में भी ट्यूब आती है, जो आप समझ रहे हो। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा आप। देखिए जैसे ये डायग्राम्स है, मान लीजिए ये कोई टूथपेस्ट है, समझे, या कोई चॉकलेट है, समझे। दवाइयों के लिए ये वाला रैपर देखिए आप, दवाइयों के लिए डब्बे को आप फेंक सकते हो, यहाँ से आप मेडिसिन निकाल लोगे तो मेडिसिन जहां से निकालोगे ये वाला पत्ता, वहां से क्या हो जाएगा, अगर जहां से आपने हटा दिया और यूज ना किया तो खराब हो जाएगा प्रोडक्ट। तो प्राइमरी पैकेजिंग वो है जिससे प्रोडक्ट बिल्कुल फर्स्ट लेवल पे उस पर लगा हुआ है। फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग कौन सी है, देखो सेकेंडरी पैकेजिंग इसी डायग्राम से समझो, डिब्बे से क्या है, ये जो कागज है, ये जो कागज, इस कागज को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है प्रोडक्ट को, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे क्रीम इन कार्ड बॉक्स, ये समझाने के लिए, क्रीम जैसे ये क्रीम जैसे आप लगाते हो तो जो कागज का रैपर होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ध्यान से देखिए ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन आप डायग्राम से ही समझ जाएंगे। देखिए जो बड़े बड़े कंटेनर है, कार्टून के डब्बे हैं, जिनको गुड्स को यहां से वहां ले जाने के लिए दिया जाता है, मोस्टली मैन्युफैक्चर को मिलती है पैकेजिंग, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जैसे एप्पल के लिए जो सब्जी भाजी वाला लाता है, एप्पल के बॉक्स होते हैं, लकड़ी के डिब्बे, समझ रहे। पेप्सी का जार आता है जिसमें आप पेप्सी पी के उसके जार में डाल देते हो, समझ रहे। मिल्क के लिए कैरेट आती है बड़ी बड़ी, उसमें प्लास्टिक की, उसमें रख देते हो आप, थैली वहां से उठाते हो, राइट। तो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। क्या लेवल थे बताओ, प्राइमरी पैकेजिंग, समझ गए, उसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग, और लास्ट हमारे पास क्या था बताओ, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम बताइए। चलिए चले वंश आगे। चले वंश, अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग या बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग। क्वेश्चन फंक्शन भी आएगा तो भी आप यही लिख सकते हो कि पैकेजिंग के क्या फंक्शन है, पैकेजिंग क्यों करता है एक मार्केटर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, हम इस पॉइंट को 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले पैकेजिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है, समझ लो। आइडेंटिफाई मतलब पता चल जाता है ये खाने का सामान है, ये क्या है, मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है, कंपनी का नाम भी पता चल जाता है, क्योंकि हर चीज पैकेजिंग में ही लिखी होती है। प्रोडक्ट प्रोटेक्ट हो जाता है। प्रोटेक्ट का मतलब देखो ना, मैंने आपको डायग्राम दिखाया, अगर पैकेजिंग नहीं करोगे तो सामान खराब हो जाएगा, आपको ही पता है, मॉइस्चर आ जाएगा उसमें, या फिर चोट लग जाएगी उसमें, वो खराब हो जाएगा। प्रोडक्ट प्रमोशन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट प्रमोट होता है। प्रमोट का मतलब हर कंपनी क्या है, बढ़िया से बढ़िया पैकेजिंग करके प्रोडक्ट को क्या करती है, प्रमोट करती है, समझ रहे हो आप। अट्रैक्टिव, बच्चे पैकेजिंग देख के तो प्रोडक्ट खरीदते, उन्हें क्या पता चिप्स के अंदर क्या है, वो तो पैकेट देख के ही खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रमोशन में हेल्प करती है।
फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेस का चिप्स लेने जाते हो आप, तो लेस का चिप्स लेने जाओगे तो एक की रेड पैकेजिंग होगी, एक की ब्लू होगी, ग्रीन होगी, समझो। तो आप समझ जाते हो कि रेड वाला पैकेज चिली फ्लेवर है, ग्रीन वाला जो है अनियन फ्लेवर है। इस तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कंपनी कर देती है सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग की हेल्प से। इजी हैंडलिंग देखा अगर आपने, कई सारे जो बोरियों के लिए जैसे आटा आप लेने जाते हो तो वो हैंडलिंग का बनाते हैं, या आप ऑयल वगैरह लेते हो तो बड़े से डिब्बे में देते हैं जिससे आप अपने घर में ला सको, तो हैंडलिंग का काम करती है पैकेजिंग। सिक्स्थ है स्टैंडर्ड बढ़ता है। देखो गवर्नमेंट भी कहती है खुला सामान नहीं लेना चाहिए, पैकेट में लेना चाहिए, तो पैकेजिंग से आपके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ता है। उसके बाद सेवेंथ है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। पैकेजिंग से आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव बना सकते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। तो दीज आर द बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है, अब हम देखेंगे लेबलिंग का मतलब क्या होता है, लेबलिंग क्या होती है। तो लेबलिंग का मतलब होता है, बच्चों ध्यान से समझो, पैकेजिंग और लेबलिंग में कंफ्यूज मत होना। लेबलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के बारे में लिखना, लेबल करना, समझ गए आप, लेबल करना। जैसे मैं बुक बना रहा हूं, मैं बुक लिख रहा हूं और बुक का कवर तो डाल दूं लेकिन बुक के बारे में ना लिखूं, तो लेबलिंग का मतलब होता है, देखो मीनिंग क्या लिखी हुई है, अ लेबल इज टैग विच इज फाउंड ऑन द पैकेज प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर। क्या है वो प्रोडक्ट और किसने बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, नेम ऑफ मेडिसिन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इन सब चीजों के लिए ही तो लेबलिंग करी गई है, समझ रहे। तो लेबलिंग, ये डायग्राम भी देखो कितना बढ़िया मैंने नेट से निकाला है, ये आपको बता रहा है क्या, ये लेबलिंग है। एक छोटे से छोटे पैकेट में भी क्या किया जाता है, लेबलिंग करी जाती है, क्योंकि ये सरकार द्वारा क्या है, मैंडेटरी है। प्रोडक्ट को अगर आप इंफॉर्मेटिव नहीं बनाओगे तो आपके प्रोडक्ट को बैन भी किया जा सकता है। तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ लेबलिंग। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ लेबलिंग। फंक्शन क्या करती है लेबलिंग, और लेबलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए सबसे पहला फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। बहुत इजी है, प्रोडक्ट के बारे में बता रही है लेबलिंग, और ये बता रही है कि उसमें कंटेंट क्या है। जैसे आप खाने पीने का सामान लाओगे तो उसमें लिखा होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, शुगर कितना है, इसमें वाटर लेवल कितना है, इसकी एमआरपी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड नेम, बताएगा वो कौन सी कंपनी का है, उसका डिजाइन बना होगा, उसका कंपनी का सिन नंबर लिखा होगा, कंपनी के हेड ऑफिस का नंबर लिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग का, समझ लो। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को लेबलिंग करके ग्रेड कर सकते हो। जैसे आपने ऐड देखा होगा ब्रुक बॉन्ड, तो ब्रुक बॉन्ड कहता है ब्रुक बॉन्ड रेड लेवल, ब्रुक बॉन्ड ग्रीन लेवल। तो चाय की पत्ती बेच रहा है लेकिन चाय की पत्तियों कैसे कैसे प्रमोट कर रहा है कि ये ब्रुक बॉन्ड है, ये रेड लेवल है, ये ग्रीन लेवल है, ये फलाना है। तो ये क्या है, ये लेबलिंग से ही तो हो पाया, समझ रहे हो आप। हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोट कैसे कर पाओगे आप, लेबल लगा दोगे। जैसे मैंने चिप्स का एग्जांपल आपको बताया, ग्रीन लेवल तो ये वाला फ्लेवर, रेड कर दिया तो ये वाला फ्लेवर, समझ रहे हो। तो प्रमोशन में हेल्प करती है आपकी लेबलिंग। फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे मैंने आपको बताया एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस लिखना मैंडेटरी है ना। तो ये सब चीजें क्या है, लॉ ने, लॉ बोले तो गवर्नमेंट कहती है आपको अपने प्रोडक्ट में ये जानकारी कस्टमर को देनी पड़ेगी, राइट। दीज आर द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। अब हम देखते हैं प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा बच्चों नया पी स्टार्ट हो गया। नया पी बोले तो मैंने आपको पढ़ा दिया प्राइस, मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा प्रोडक्ट। अभी तक जो हमने लेबलिंग पढ़ा था ना, लेबलिंग तक वो क्या हमारा चल रहा था, प्रोडक्ट चल रहा था, राइट, दूसरा पी। अब हम थर्ड पी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या पढ़ना है, ये डायग्राम देखो कितना बढ़िया आपके सामने। क्या बोलता है डायग्राम, मैन्युफैक्चर सामान बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, और रिटेलर के पास कस्टमर अपने बकेट में लेके और उसको आगे अपने घर में कंज्यूम करता है। तो यही हमारा प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है। यही हमें बताता है कि कस्टमर तक सामान कैसे बेचोगे भैया, क्योंकि कस्टमर तो बहुत दूर दूर है, समझ रहे हो। तो इसी प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी पढ़ती है और ये पता लगाती है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन की। It refers to a set of decisions that need to be taken in order to make the product available to the customer or consumer for the purchase and consumption.
प्लेस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिसीजन है जिसमें हम ये सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बना लिया है, जो सर्विस हम देने जा रहे हैं, वो कस्टमर या कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाई जाए, डायरेक्टली पहुंचाया जाए, इनडायरेक्टली पहुंचाया जाए। तो बहुत जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे कस्टमर तक पहुंचाओगे। तो पहला है डायरेक्ट चैनल। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट चैनल मतलब जीरो लेवल। जीरो लेवल मतलब सीधा आपका प्रोडक्ट आप बना के कहां सेल कर रहे हो, कस्टमर तक। बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैकडी के आउटलेट। मैकडी के आउटलेट कैसे, मैकडी के आउटलेट, मैकडी के आउटलेट पे जाओगे, वही मैकडी बन रहा है, वही डोमिनोज बन रहा है और आपको सर्व हो जाएगा। समझ रहे हो आप, डायरेक्ट चैनल। वन लेवल क्या है, मिचौलिया आ जाएगा, एक मिचौलिया आ जाएगा। मिचौलिया कौन आ जाएगा, रिटेलर आ जाएगा। कौन आ जाएगा बताओ, रिटेलर। वन लेवल में कौन आएगा, वो ऊपर वाले डायग्राम पे दोबारा जाओ, जो मैन्युफैक्चर था, मैन्युफैक्चर से सामान कहां जाएगा, रिटेलर के पास, रिटेलर से जाएगा कस्टमर के पास। एक मिचौलिया आ गया, इसे हम बोलेंगे, बोलो वन लेवल। अब इसी को आगे पढ़ो, टू लेवल कैसे हो जाएगा। टू लेवल में कौन आ जाएगा, मैन्युफैक्चर से रिटेलर वो कंज्यूमर के बीच में आ जाएगा, बताओ होलसेलर। होलसेलर आ जाएगा, ये पर्सन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक और आता है कभी कभी, क्या है, थ्री लेवल। थ्री लेवल में कौन आ जाएगा, एजेंट आ जाएगा। एजेंट मतलब अगर विदेशी कंपनी हो, जैसे एमआई कंपनी जब शुरू में इंडिया में आई थी तो उसने पहले अपने एजेंट बिठाए थे इंडिया में, उसके आउटलेट नहीं होते थे, अब तो उसके आउटलेट है। तो जब आप किसी एजेंट के थ्रू बिजनेस करते हो उसे हम बोलते हैं थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए, अब हम देखते हैं ये जो चैनल हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जितने लोग थे उनका काम क्या है। ये जो इंटरमीडिएट है वो क्या करते हैं, देखो ये सारे फंक्शन है इनके पास, सॉर्टिंग, एक्युमुलेशन, एलोकेशन, असॉर्टिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, नेगोशिएशन, रिस्क टेकिंग। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला आपके पास है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब आप जानते हो, छटाई करना। छटाई समझते हो, जैसे मान लो आपके आपकी गली गली में आता है आलू बेचने वाला। आलू क्या, उसने एक बोरा खरीदा मंडी से, 10 बोरे खरीदे और आपको कैसे बेचता है, छोटे वाले आलू के अलग रेट लेता है, बड़े वाले आलू के अलग रेट देता है। वो सॉर्टिंग कर दिया उसने, समझ रहे हो। केले वाला ही ऐसे बेचता है, बड़े केले का अलग रेट, छोटे का, लेकिन उसने खरीदे ऐसे नहीं है, समझ रहे हो, सॉर्टिंग कर देना। एक्युमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, वेयर हाउसिंग, समझ रहे हो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो ये लोग और क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स का आप एक्युमुलेशन जोड़ सकते हो, रख सकते हो इकट्ठा, जब उसका सीजन आएगा तब बेच देना। एलोकेशन, एलोकेशन मतलब लोगों तक पहुंचाना, एलोकेट करना, समझ लो। अगर वेयर हाउस ना होता तो सामान रख नहीं पाते तो लोगों तक कैसे नहीं पहुंच पाते। कोविड-19 में राशन घर घर तक पहुंचा। घर घर तक कैसे पहुंचा, जब एक्युमुलेशन था तभी तो पहुंचा, तभी तो एलोकेट हो पाया। असॉर्टिंग भी यही होता है, क्या, लोगों को जरूरतमंद चीजों को कम कम मात्रा में रेगुलर बेसिस पे पहुंचाना। फिर है प्रोडक्ट प्रमोशन। फिर क्या है हमारे पास, देखो प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, जो रिटेलर है वही तो कस्टमर को बताता है कि ये साबुन ले लो इसके साथ 1 बाय 1 है, या ये ले लो इसके साथ ये फ्री है। प्रमोशन करना तो रिटेलर का ये काम है। नेगोशिएशन क्या करना, प्राइस कम सस्ता कराना। और रिस्क लेना, रिस्क का मैन्युफैक्चर तो बेच के फ्री हो जाता है, वो तो दे देता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, समझो। तो रिस्क नहीं लेते। रिस्क कौन लेते हैं, ये इंटरमीडिएट के बीच वाले लोग क्या लेते हैं, गुड्स का रिस्क ले लेते हैं। तो ये इनके सर्विसेज हैं, ये इनके फंक्शंस। कोई पॉइंट में डाउट है तो बताइए। अब हमारे पास टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कंपोनेंट्स, ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर जो पढ़ा था वो क्या था, इनके फंक्शंस, जो इंटरमीडिएट लोग हैं उनके काम क्या हैं। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमारे पास देखो 4 चीजें हैं कंपोनेंट में, ध्यान से समझिए। कंपोनेंट में 4 चीजें पढ़नी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये 4 चीजें बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। वो क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ध्यान से समझिए, कस्टमर कभी भी आ सकता है आपकी शॉप पे, पहली बात। कभी भी कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आ सकता है। ऑनलाइन अगर बात करी जाए तो आपको नहीं पता कस्टमर कितने बजे ऑर्डर कर दे, तो आपका ऑर्डर का प्रोसेसिंग करने का तरीका बहुत ही फास्ट होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर प्रोसेस स्लोली करोगे तो आपको फिर कोई नहीं पूछेगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग एक कंपोनेंट है जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, पता चला गुड्स को भेजने को बोला था 3 दिन में, आपने लगा दिए 7 दिन, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर पाए, आप कर ही नहीं पाए। तो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की हेडेक भी आपको ही लेनी है।
वेयर हाउसिंग का मतलब आप समझ ही गए, गुड्स को आने वाले समय के लिए तक स्टोर करना, क्योंकि गुड्स की डिमांड एक ही टाइम पे नहीं होती, 12 महीने उसकी खपत होती है और उसके लिए आपको गुड्स का स्टोरेज करना पड़ेगा। इन्वेंट्री कंट्रोल, क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल, ध्यान से समझिए। इन्वेंट्री का कंट्रोल करना, इन्वेंट्री मतलब गुड्स, इन्वेंट्री कितनी बिक गई, कितनी है, कितनी कस्टमर और मांग रहा है, कितनी रिटर्न हो गई, कितनी वारंटी पे है, समझ गए। तो इन्वेंट्री का पूरा अकाउंटिंग रखना, इसे बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो दीज आर द 4 कंपोनेंट दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रांग बाय द कंपनी। अगर इसको आप स्ट्रांग नहीं करोगे तो कस्टमर को आप अच्छी सर्विस नहीं दे पाओगे। चलिए, अब हमारा टॉपिक शुरू हुआ प्रमोशन मिक्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए 4 चीजों को पढ़ेंगे। क्या है 4 चीजें, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और एक है पर्सनल सेलिंग। एक क्या है, पर्सनल सेलिंग। इन 4 चीजों को पढ़ने के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और वो क्या होगा, प्रमोशन मिक्स। चलिए, प्रमोशन मिक्स की मीनिंग देखिए पहले क्या होता है। इट डील्स विद इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू परचेज द सेम। देखिए थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेशन है बट इजी है। देखिए क्या लिखा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रमोशन मिक्स एक ऐसा प्रोसेस है, इट डील विद इन्फॉर्मिंग द कस्टमर। कस्टमर को आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो अबाउट फर्म्स प्रोडक्ट। आपने क्या बनाया है, आपने चीज क्या बनाई है, क्या यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट में। और परसुएड करना, परसुएड का मतलब होता है आकर्षित करना या ऐसे कन्विंस करना आप मान सकते हो, ताकि वो उस गुड्स को लेने में बाध्य हो जाएं। दैट इज प्रमोशन मिक्स। अब हम 1 बाय 1 एलिमेंट को देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ गई, एडवर्टाइजिंग। देख, एडवर्टाइजिंग आपने बहुत सुना है, पूरे टेलीविजन में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, घरों में, दुकानों में, हर जगह आपको मिलेगा क्या, टेलीविजन। इस चार्ट को पहले देखो आप। ये चार्ट आपको बता रहा है कि इन माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने गुड्स का प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट करा सकते हो। मीडिया में, न्यूज़पेपर में, आप टेलीविजन में, इंटरनेट में, रेडियो में, मैगजीन्स में, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इन सब जगह आप अपनी गुड्स एंड सर्विस का क्या कराते हो, बताओ, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट कराते हो। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो हमने सुना है बहुत एडवर्टीजमेंट, इसका मतलब क्या होता है। एडवर्टाइजिंग की मीनिंग है, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म। पेड फॉर्म क्यों है, पैसा देना पड़ता है, ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल कैसे है, सामने अमिताभ बच्चन टेलीविजन से बोल रहे हैं, बोरो प्लस लगाइए, लेकिन वो आपकी बात को सुनेंगे नहीं, वो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। यानी वो घर घर आके नहीं बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विस बाय ए आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये स्पॉन्सर कौन होता है, जिसके माध्यम से आप संदेश पहुंचा रहे हैं। कंपनी का नाम है मान लीजिए एयरटेल। अब एयरटेल शाहरुख खान से ऐड कराए, अमिताभ बच्चन से कराए, सलमान खान से कराए, पृथ्वी जिंटा से कराए, वो उसकी मर्जी है। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है आप किसके थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विस का प्रचार कराते हैं। दोबारा मीनिंग देखो आप, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म of non-personal presentation and promotion of idea, goods or service by an identified sponsor. The most common modes, अब नीचे वाली देखिए क्या लिखा है, the most common mode of advertising are newspaper, magazine, television, radio। यानी इनमें आप क्या करते हो, ज्यादातर अपने goods and services का क्या करते हो, प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट करते हो। राइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, वो है फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, एडवर्टाइजिंग करती क्या है हमारे लिए। हमारे लिए मतलब आप कंपनी के एंगल से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप बिजनेसमैन हो तो आप सोच रहे हो एडवर्टाइजिंग से होगा क्या। तो देखो, एडवर्टाइजिंग से पहला पॉइंट कहता है क्रिएट डिमांड। आपके प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी अगर आप प्रचार करोगे तो। दूसरा, एजुकेट कंज्यूमर एंड मेक शॉपिंग इजियर। आप जब प्रचार करते हो, आपका प्रचार टेलीविजन, मैगजीन, टेलीफोन में आता है, तो आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जागरूक होते हैं और नॉलेज मिलती है। तीसरा, एनहांस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तीसरा पॉइंट कहता है कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को क्या मिलती है, एनहांसमेंट मिलती है। कैसे, कोई चीज अगर प्रचार आता है, उसको आप इस्तेमाल करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि वो कहलाती है एक तरीके से ब्रांडेड प्रोडक्ट।
तो कोई भी कस्टमर नहीं चाहेगा कि मैं अनब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदूं। नेक्स्ट है क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, एक एडवर्टाइजमेंट से कंपनी की इमेज अच्छी होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी ग्राहक जो है अनसुना प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता। तो एक बेटर एडवर्टाइजमेंट से आप अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हो। फिफ्थ है फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब तक आप प्रचार नहीं करोगे तो नया प्रोडक्ट आपका मार्केट में सेल नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो तो आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। 6 है क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है बाध्यता। कस्टमर आपके प्रति लॉयल हो जाएगा। कस्टमर कहेगा एक बार तो चलो मैं गुड्स को परचेज करके यूज करके देखता हूँ। इसका एड बहुत आता है, यूट्यूब पे भी एड आता है, टेलीविजन में भी आता है, न्यूज़पेपर में आता है। एक बार चलो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। 7 पॉइंट बोलता है प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको ध्यान समझना आप। इकोनॉमीज का मतलब होता है खर्चों की बचत। कैसे खर्चों की बचत? जैसे मान लीजिए आप कोई चीज बना रहे हैं, बनाने में खर्चा लगता है, प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है। अब बनाने के बाद आप ये तो नहीं चाहेंगे कि सिर्फ 10 कस्टमर ले लें, आप तो चाहोगे हजारों लाखों अरबों ऑर्डर आए आपके पास। तो ये तभी आएंगे जब आप एडवर्टीजमेंट करोगे। तो एडवर्टीजमेंट से जो खर्चा हुआ, अमिताभ बच्चन ने जो पैसे लिए, उस पैसे की आप बचत कहां से कर लोगे? अपने प्रोडक्शन में। बात समझ में आई? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जो आपने चीज बहुत बड़े लेवल पे बना ली है वो तभी बिक पाएगी जब आप एडवर्टीजमेंट करो। अब आप बोलोगे एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन करोड़ रुपए लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं उस करोड़ रुपए से आप सामान भी तो घर घर पहुंचा रहे हो। तो ये आपके लिए लागत नहीं है, ये आपके लिए सेविंग है, ये आपके लिए बचत है। ये है प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लास्ट है इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आप कोई चीज बढ़िया कंपनी खरीदते हो, ब्रांडेड खरीदते हो, एडवर्टीजमेंट करी हुई जिसको खरीदते हो, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको उसको पहनने से, यूज करने से सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिलती है। तो ये 8 पॉइंट से हमने पढ़ा कि एडवर्टीजमेंट का फंक्शन क्या है, एडवर्टीजमेंट करती क्या है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। लिमिटेशन का मतलब है कमियां क्या है। जरूरी नहीं है लिमिटेशन के अच्छे अच्छे काम भी हैं, लिमिटेशन से कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। क्या है एडवर्टाइजिंग की लिमिटेशन? फर्स्ट कहता है लेस फोर्सफुल। देखो आप, लेस फोर्सफुल इसलिए है, आपका एडवर्टीजमेंट तो आ रहा है लेकिन उसकी गारंटी थोड़ी है आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। लोग तो एडवर्टीजमेंट को स्किप भी कर देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं। टेलीविजन में ऐड आ रहा है उसको तो वो चैनल भी बदल देते हैं। तो लेस फोर्सफुल है, जरूरी नहीं है कि आप गुड्स को सेल ही कर पाओगे। दूसरा लैक ऑफ फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है? आपको तुरंत नहीं पता चलेगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि कस्टमर को तो आपने घर जाके तो बोला नहीं, उसके सामने खड़े होकर तो बोला नहीं, उसने कहीं से देखा, सुना, पढ़ा, एडवर्टीजमेंट देखा तब। अब जरूरी नहीं है कि वो उसको खरीदेगा, और कस्टमर आपको बोल नहीं सकता कि उसका वो गुड्स लेगा या नहीं लेगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबल का मतलब है चेंज नहीं कर सकते आप। आपने एक एडवर्टीजमेंट कर दिया, अब वो लोगों तक पहुंच गया, मान लो उस एडवर्टीजमेंट में कोई गलत भाषा का उपयोग हो गया, या उसको लोग अच्छा नहीं मान रहे, समझ रहे, या उसको आपको लगा रहे सलमान खान से नहीं करवाना चाहिए था, उससे करवाना चाहिए था, तो वो फिर चेंज नहीं कर सकते आप, वो आपको फिर कॉस्ट उसकी बियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है लो इफेक्टिवनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इफेक्टिवनेस का मतलब उसमें चेंजेबिलिटी नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है। एडवर्टीजमेंट से इफेक्टिवनेस उतनी नहीं आती जितना और किसी माध्यम से आ सकती है, पर्सनल में ज्यादा आ सकती है, समझ गए। या एडवर्टीजमेंट का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है जितना बाकी चीजों का है। जैसे पब्लिसिटी होती है एक चीज, समझ रहे हो आप, एक सेल प्रमोशन होता है, डिस्काउंट वगैरह देने से कस्टमर ज्यादा बनते हैं। तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट को हम अगर बोले इससे सारे काम बन जाएंगे, तो ये इतना सक्सेस नहीं है। तो ये 4 चीजें क्या थी इसकी लिमिटेशन। अब हमारे पास है पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट टॉपिक, प्रमोशन मिक्स के अंदर एक चीज हमने पढ़ ली, क्या? एडवर्टीजमेंट। अब हमारे पास क्या है? पर्सनल सेलिंग। ये डायग्राम देखो आप कितना बढ़िया है। यहाँ पे जो भाई साहब ये डायरी लेके बैठे हैं, ये कौन है? किसी कंपनी के एजेंट हैं, किसी प्रोडक्ट को बेचने आए। मोस्टली ऐसा कैसा होता है जब आप कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने आते, और ये क्या है?
ये जो बुजुर्ग दंपत्ति दिख रहे हैं इनको कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू या अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, पेंशन वगैरह के लिए ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सर्विस लेते हैं। तो ये 1-to-1 कॉन्टेक्ट है। देख रहे हो सामने कोई चीजें समझा रहा है, वो लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ तुरंत पता चल जाएगा वो लेंगे नहीं लेंगे, उनका प्रोडक्ट अच्छा लगा बेकार लगा, सारी जानकारी वो दे ही रहे हैं। जो टाई में भाई साहब बैठे हैं, कोई चीज को पूछनी है बुजुर्ग दंपत्ति पूछ लेंगे। तो ये माध्यम होता है गुड्स का प्रचार करने का। गुड्स का प्रचार इसे बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। तो इसकी मीनिंग क्या है, देखो पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट पर्सनली। बहुत इजी। पर्सनल सेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हो आप, पर्सनली, पर्सन के सामने जाके, राइट। अब इसको और देखो, इट इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। दोबारा देखिए इस डेफिनेशन को, इट इन्वॉल्व, बड़ी डेफिनेशन में दोबारा पढ़ रहा हूं। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व ओरल प्रेजेंटेशन, आप सारी चीजें पढ़ पढ़ के समझा रहे हो, मैसेज इन दी फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, बातें कर रहे हो आप, वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, देखो एक एक ज्यादा कस्टमर सामने होंगे, फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। क्यों बातें कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, नहीं नहीं, सेल करना है आपको, सामान बेचना है, कंपनी ने आपको भेजा है, राइट। अच्छा, अब हम इसके देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पर्सनल सेलिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फायदे हैं और ये क्या किस तरीके से सक्सेसफुल है। देखो पहला पॉइंट, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग से क्या होता है, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं बुजुर्ग दंपत्ति, ये सामने भाई साहब इनसे बात कर लेंगे और सारी चीजें ये बता देंगे कि हम आपको क्या ऑफर करने वाले हैं, क्या ऑफर नहीं करने वाले। दूसरा पॉइंट है डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब ये बुजुर्ग दंपत्ति भाई साहब को बता सकते हैं, इसका नंबर भी ले सकते हैं, कंपनी का टोल फ्री नंबर ले सकते हैं, तो ये सारी इनको चीजें प्रोवाइड करा देंगे। लास्ट है फ्लेक्सिबल टूल ऑफ प्रमोशन। तीसरा क्या है, फ्लेक्सिबल टूल। फ्लेक्सिबल क्यों है, देखो एडवर्टीजमेंट का जब मैंने आपको पढ़ाया था लिमिटेशन, तो वहां लिखा था इनफ्लेक्सिबल, यहां लिखा था इनफ्लेक्सिबल, लेकिन पर्सनल सेलिंग के फीचर में क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल। क्यों, अगर ये टाई वाले भाई साहब ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए या ये प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाए तो कंपनी इनको हटा के दूसरा सेल्समैन के रख देगी। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल टूल ऑफ प्रमोशन, समझ रहे हैं आप। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, देखो मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्या फायदे होंगे, मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, क्या फायदा है पर्सनल सेलिंग का। पहला मैंने आपको बता दिया फ्लेक्सिबिलिटी, जो आप समझ भी गए। दूसरा डायरेक्ट फीडबैक मिल जाएगा, इससे भी आप समझ गए, जो भी बुजुर्ग दंपत्ति कहना चाह रहा होगा वो उसको तुरंत पता चल जाएगा। तीसरा है मिनिमम वेस्टेज, कम से कम टाइम की बर्बादी होगी, तुरंत आपको पता चल जाएगा सामने वाली पार्टी आपका प्रोडक्ट लेगी या नहीं लेगी। मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ये आपको फायदे हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जो सेल्समैन होगा, जो घर घर सेल करने जाएगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, भाई साहब टाई वाले जो डायरी लेके आए हैं, वो कैसे होने चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, पहला फिजिकल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, देखने में, बोलने में, उठने बैठने में अच्छे होने चाहिए। मेंटल दिमाग उनका अच्छा होना चाहिए, आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिटी, अगर मोबाइल बेच रहे हैं तो मोबाइल को चलाना आना चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड अपलोड रनिंग करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, चौथा पॉइंट कहता है अच्छी होनी चाहिए, बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो आप। ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, कंपनी के प्रति गलत ना बताएं, गलत ना करें। कर्टजी का मतलब होता है आपके पास क्या है, हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं भी सेल हो रहा तो आप हाँ हिम्मत रखें, आप जरूर ग्राहक बनाएंगे। परसिस्टेंट का मतलब होता है आप लगातार प्रयास करते रहें, अपने प्रयास को कम बिल्कुल ना करें। किसी दिन आपके पास 10 कस्टमर आएंगे, किसी दिन एक भी नहीं आएंगे, तो आपको हिम्मत रखनी। कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, और आप ऐसी बातें करें, ऐसा बर्ताव करें जिससे आपका और सामने कंपनी की तरफ से आप रिप्रेजेंटेशन बन के आए हैं तो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बना रहे, किसका, कस्टमर का, जिससे आप बात करें। ये सारी क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप कहलाएंगे गुड सेल्समैन या गुड सेल पर्सन, तो आपका प्रोडक्ट जरूर सेल होगा। अब देखो ये चार्ट हम डिस्कस करते हैं। ये चार्ट क्या है हमारे पास, देखो ये चार्ट बताता है एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या फर्क, दोनों का हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। दोनों का हमने डीपली तो डिस्कस कर लिया,
अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस क्या है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। पहला बेसिस क्या है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग में कम्युनिकेशन कैसा होता है, इन पर्सनल, सामने फेस टू फेस नहीं कर सकते आप। इसमें कैसा होता है, पर्सनल, सामने वो भाई साहब बैठे थे, दिखाया था मैंने आपको डायग्राम। रीच कहां तक पहुंचेगा, एडवर्टाइजिंग ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है लार्ज। और उसमें क्या है, पर्सनल सेलिंग में लिमिटेड नंबर तक, क्योंकि एक आदमी एक बार में 2 को 10 को ही डील कर पाएगा मान लीजिए। कॉस्ट, कीमत, किसमें ज्यादा खर्चा आता है, एडवर्टीजमेंट में लिखा है कॉस्ट पर पर्सन रीच वेरी लो। पर पर्सन को समझे, एक प्रचार 1 करोड़ लोगों तक जा सकता है, तो एक आदमी के ऊपर खर्चा अगर बांटेंगे तो बहुत कम पड़ेगा, और इसको अगर बांटेंगे पर पर्सन तो पर्सनल सेलिंग में खर्चा ज्यादा आएगा। मीडिया किस में यूज होता है, एडवर्टाइजिंग जब आप कराते हो तो टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन में आप प्रचार करा सकते हो, मीडिया है ये। और पर्सनल सेलिंग में तो सिर्फ आपके पास कौन होगा, सेल पर्सन ही होगा। फीडबैक एडवर्टाइजिंग में नहीं मिल पाएगी, लैक लिखा हुआ है, पर्सनल सेलिंग में जरूर मिलेगी, लिखा हुआ है इमीडिएट, डायरेक्ट मिल जाएगी आपको। बुजुर्ग दंपत्ति आपको तुरंत बता देंगे सामान लेंगे या नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था, एडवर्टाइजमेंट इनफ्लेक्सिबल है, चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। पर्सनल सेलिंग फ्लेक्सिबल सोर्स है, आप चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। टाइम कवरेज, कितना टाइम लगेगा, कवर मार्केट शॉर्ट टाइम। एडवर्टाइजमेंट इतनी तेजी से फैलता है, ज्यादा लोगों तक कम टाइम में पहुंच जाएगा। पर्सनल सेलिंग क्या है, टाइम लेती है, स्लो होती है, और पूरी मार्केट को कैप्चर करने में टाइम लगाएगी, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। अब हमारे पास टॉपिक है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, अभी तक हम बात करें तो हम प्रमोशन मिक्स पढ़ रहे हैं। प्रमोशन मिक्स में हमने एडवर्टीजमेंट पढ़ा पहले, फिर हमने पढ़ा पर्सनल सेलिंग, तीसरा हमारे पास आ गया प्रमोशन का सेल प्रमोशन। ये सेल प्रमोशन क्या होता है, बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट दे रही है कंपनी, रिबेट दे रही है, रिफंड दे रही है, बाय 1 गेट 1 का ऑफर दे रही है, समझ रहे हो आप, EMI में आप ले सकते हैं। ये सारी जो टेक्निक कंपनी यूज करती है ग्राहक को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इसे हम बोलते हैं सेल प्रमोशन। देखिए मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मीनिंग कहता है it refers to short-term incentive which are designed to encourage the buyer to make immediate purchase of a product or service. It is for the aim to boost the sale of a firm. क्या है सेल प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है। इसमें हम क्या देते हैं, छोटे छोटे लाभ देते हैं उसको, किसको, कस्टमर को। डिजाइन, क्यों डिजाइन किया गया, इनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज, वो तुरंत परचेज कर ले हमारे गुड्स को, हम ये चाहते हैं, राइट। इट इज फॉर द एम टू बूस्ट द सेल ऑफ द फर्म। और ये क्यों करते हैं, ताकि हम कस्टमर को जल्दी से जल्दी अपने गुड्स के प्रति उसको हम आकर्षित कर पाएं और वो जल्दी से जल्दी हमारे प्रोडक्ट को ले लें, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेल प्रमोशन है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। देखो कौन कौन से पार्ट, ये देखो आप, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास 11 मेथड्स हैं जिसको कंपनी यूज करती है, कि इनमें से कोई कंपनी 1, कोई कंपनी 2, कोई कंपनी 1 से ज्यादा मेथड को यूज करती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने। पहला क्या है, रिबेट। ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे रिबेट और डिस्काउंट में। रिबेट का मतलब होता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, स्पेशल प्राइस पे कोई गुड्स कंपनी सामान बेचती है। कब बेचती है, एक्सेस इन्वेंट्री बच गया है, जैसे मान लीजिए सर्दियां आने वाली हैं तो गर्मी के कपड़े अब नहीं सेल होंगे, तो कंपनी क्या करेंगी, अब आउटलेट में क्या कर देंगे, गर्मी कपड़ों की सेल लगा देंगे। जो टी शर्ट 100 रुपए में थी वो 80 रुपीज का अब वो आपको सेल कर देंगे। तो रिबेट में मैंने आपको बता दिया, स्पेशल प्राइस पे गुड्स देना, एक्सेस इन्वेंट्री और लिमिटेड पीरियड ऑफर। लिमिटेड पीरियड मैंने क्यों बोला, क्योंकि पूरे टाइम ये स्कीम नहीं चलेगी। मैंने बताया ना गर्मियां खत्म होने वाली, तो सर्दियों के लिए गर्मी का ड्रेस खराब ना हो इसलिए रिबेट दिया जा रहा है। दूसरा देखिए डिस्काउंट। डिस्काउंट तो 12 महीने चलता है। क्या है डिस्काउंट, जो भी प्राइस है उस पर 10%, 20%, 50% कम करके बेचना, समझ गए। तो जो प्राइस में कटौती होती है साल भर किसी भी बहाने से, इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। जो लीस्ट प्राइस से कम में बेचते हो आप, जो लिखा है उससे कम में, उसे बोलते हैं डिस्काउंट। तीसरा हमारे पास है रिफंड। ये रिफंड क्या होता है, बहुत आसान, गेट बैक मनी शो रेफर। मतलब आपने जैसे मान लीजिए कोई चीज खरीदी,
अब आपको कंपनी कह रही है कि अगर आपने इसका रैपर वापस कर दिया या आपने हमें शो करा कि हमने आपका सामान खरीदा है, तो कंपनी आपको कुछ ना कुछ 1-2 रुपए उसमें कटौती कर देगी, राइट। तो क्या है, बेसिकली रिफंड हो जाएंगे आपके कुछ पैसे या आपको कुछ सामान दूसरा मिल जाएगा अगर आप कुछ उसको प्रूफ दिखा देंगे कि हमने आपका सामान खरीदा था। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ये क्या है, जैसे मान लीजिए जियो कंपनी कहती है कि हमारा फोन आप खरीदो, हम आपको सिम फ्री देंगे। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, समझ गए आप। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कहती है शूज खरीदो, हम आपको जुराब फ्री में देंगे, तो ये है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज आप खरीद रहे हो उसके सिमिलर गुड्स मिलेगी, समझ गए। फोन ले रहे हो तो सिम मिलेगा, ऐसा नहीं है फोन ले रहे हो तो आपको कंपनी बोलेगी जुराब दे देंगे, नहीं। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। क्वांटिटी गिफ्ट में क्या है, कोई चीज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देना, जैसे 250 ग्राम का सामान है, 50 ग्राम एक्स्ट्रा दे देना, तो ये है क्वांटिटी में जब थोड़ा एक्स्ट्रा चीज मिली तो उसे बोलते हैं हम क्वांटिटी गिफ्ट। नेक्स्ट क्या है, सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब जैसे मान लीजिए आप शोरूम में गए या कहीं पे आउटलेट में गए तो आपको फ्री में कोई सामान दे देना या थोड़ा सा चॉकलेट या टॉफी आपको खिला देना, क्योंकि बोल रही है कंपनी हमारा अभी सैंपलिंग ऑफर चल रहा है। कॉन्टेस्ट में जैसे मान लीजिए कंपनी कोई प्रतियोगिता करा देती है, कोई कॉन्टेस्ट करा देगी, अगर आप जीत गए तो आपको कंपनी अपने प्रोडक्ट फ्री में देगी। लकी ड्रॉ 8 पॉइंट क्या है, ये बहुत ज्यादा चलता है। लकी ड्रॉ में जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदोगे तो कंपनी बोल रही है कि आप जीत सकते हैं सोना चांदी या कहीं घूमने का ट्रिप का टिकट मिल जाएगा, ये है लकी ड्रॉ। आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। इंस्टेंट ड्रॉ असाइन गिफ्ट, इसमें क्या फर्क है। इंस्टेंट ड्रॉ का मतलब है तुरंत आप कोई चीज खरीदो और कूपन उठाओ, आपको हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगे। असाइंड गिफ्ट मतलब 1-2 रुपए से लेकर के आपका कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर निकलेगा। लकी ड्रॉ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फाइनेंसिंग, ये आजकल बहुत चलता है। फाइनेंसिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तभी आप गाड़ी खरीदो, आप किस्तों में गाड़ी ले लो। ये किस्त जो फैसिलिटी आई है ये भी एक क्या है, फैसिलिटी है, इसे भी हम प्रमोशन मिक्स के अंदर डालते हैं, राइट। नेक्स्ट है यूजेबल बेनिफिट। यूजेबल बेनिफिट का मतलब है कोई भी चीज खरीदोगे, कोई चीज आपको एक्स्ट्रा मिल गई। जैसे मान लीजिए आपने क्या खरीदा, चाय पत्ती खरीदा और पैकेट में आपको ग्लास दे रहे हैं, वो भाई साहब कटोरी दे रहे हैं, ये है यूजेबल गिफ्ट। कोई चीज आपको एक्स्ट्रा दे देना। क्वांटिटी समझ गए आप, एक मैंने पढ़ाया था 4th, देखो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन और इस वाले में फर्क है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था फोन के साथ सिम, लेकिन यूजेबल गिफ्ट में क्या है, पता चला आपने शूज खरीदे, उसने बोला चलो ये लो, आप हमारे पास एक 10 रुपए का कॉइन है वो फ्री ले लो, आप 10 रुपए डिस्काउंट करा लो, ठीक है। तो ये क्या है, यूजेबल गिफ्ट। कोई भी चीज आपको थोड़ा सा फ्री में दे देंगे। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, दीज आर द सेल प्रमोशन एक्टिविटीज। ये सारी कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं आपको अपने गुड्स को सेल करने। अब ये चार्ट मैंने आपको बनाया कि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कौन सी स्कीम कंपनी दे रही है, कैसे पता चलेगा। देखो जैसे मान लीजिए पहला है कार, कंपनी के पास प्रोडक्ट है कार और सेल प्रमोशन क्या कर रही है कंपनी, सेलिंग द प्रोडक्ट एट 0% इंटरेस्ट रिकवरिंग प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। ये कौन सी स्कीम दे रही है कंपनी, ध्यान समझो। सेल प्रमोशन में कंपनी कह रही है कि जो कंपनी के गुड्स का दाम है अगर आप किस्तों में लोगे तो भी आपको उतने की पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किस्तों में चीज कराते हो तो कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं जो आपकी ईएमआई में जुड़ जाते हैं, लेकिन कंपनी यहाँ पे क्या कह रही है कि आपको 1% का इंटरेस्ट नहीं देना, सारा पैसा आप क्या दे देना, किस्तों में देना और 0% ब्याज के। तो ये स्कीम को हम क्या बोलेंगे, फुल फाइनेंस कंपनी ने कर दिया। ये भी एक प्रमोशन है, ये भी ईएमआई सिस्टम है। दूसरा प्रोडक्ट है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर में क्या कह रही है कंपनी, आपको सैंपल बांट रही है। ये लो, 2-2 रुपए के पैकेट आप ले जाओ घर में। ये कौन सी स्कीम है, सैंपल, जो हमने ऊपर पढ़ा। तीसरा रेडीमेड गारमेंट्स है, मान लीजिए पैंट शर्ट है और उस पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट पे 40% का डिस्काउंट है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है सीजनल है या क्या है, तो हम इसको क्या मानेंगे, नॉर्मल डिस्काउंट जो 12 महीने चलता है। फोर्थ है, मान लीजिए आप नूडल्स बहुत खाते हैं आप लोग, नूडल्स कंपनी बेच रही है और क्या कह रही है, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैकेट ऑफ सॉस विद प्रोडक्ट। ध्यान समझिए, नूडल्स के साथ कंपनी क्या दे रही है, सॉस। नूडल्स के साथ सॉस दे रही है, रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इसे बोलेंगे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन नूडल्स के साथ वो देती अगर आपको क्या, एक थाली दे देती, तो हम थाली क्या करेंगे, उसके रिलेटेड तो नहीं है, राइट, तो उसे हम बोलेंगे यूजेबल बेनिफिट, राइट। ये हमने प्रैक्टिस भी कर ली कि कौन सी स्कीम कंपनी दे रही है, राइट। अब हम लोग देखो स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक रिलेशन। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है पब्लिक रिलेशन। ये क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में बच्चों हमने क्या देखा, एडवर्टीजमेंट पढ़ा,
पर्सनल सेलिंग पढ़ा और सेल प्रमोशन टेक्निक पढ़ी। अब ये पब्लिक रिलेशन भी देखो, डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि पब्लिक रिलेशन करने से भी आपके प्रोडक्ट में की सेल बढ़ती है, आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है। क्या होता है पब्लिक रिलेशन, ये डायग्राम देखो आप। ऑडियंस तक पहुंचो, सोशल मीडिया में पहुंचो, एडवर्टाइजमेंट ऐसे करो कि आपकी इमेज अच्छी हो, कम्युनिकेशन करो, कस्टमर को बनाओ, मीडिया में आप हेडलाइन में आओ, न्यूज़पेपर में आओ, सोसाइटी के लोगों की आप उम्मीदें पूरी करो। तो ऐसी एक्टिविटी करना बच्चों, ऐसी एक्टिविटी करना, ऐसे प्रोग्राम करना जिसमें आपकी ब्रांड इमेज हो, पब्लिक से रिलेशन अच्छे हों, सोसाइटी में आपकी इमेज अच्छी हो। तो ऐसे आप काम कीजिए, ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका प्रोडक्ट तो बिके ही बिके, प्लस आपकी पब्लिसिटी भी हो जाए। तो मीनिंग देखिए, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, पब्लिक रिलेशन PR बोलते हैं, इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ प्रोग्राम टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ पब्लिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, PR जो है एक वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं जिससे हमारी इमेज जो है जनता की नज़रों में अच्छी हो, क्योंकि अगर आपकी इमेज अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। ये हमने पढ़ा मीनिंग। अब आइए हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। या यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो, या तो क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन लिखिए, या क्वेश्चन आएगा हाउ PR हेल्प इन अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। किस तरीके से PR एक्टिविटी मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को पहुंचने में, पता करने में फुलफिल करती है। तो हमारे पास 5 पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है प्रेस रिलेशन। प्रेस का मतलब होता है बच्चों मीडिया। अगर मीडिया में आपके साथ रिश्ते अच्छे हैं, अगर मीडिया आपका फेवर में दिखाती है तो जनता आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगी, आपकी इमेज इंप्रूव होगी, राइट। तो प्रेस से आप क्या करो, रिलेशन अच्छे बना के रखो। जैसे आजकल अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कंगना रनावत का न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है, और किसका चल रहा है, कंगना रनावत वर्सेस शिवसेना जो बॉम्बे में सरकार चला रही है। तो लोग क्या कह रहे हैं, कहीं जगह पे कुछ लोग कह रहे हैं कंगना रनावत अच्छी है, वो देश का भला कर रही है, कई लोग कह रहे हैं शिवसेना गलत कर रही है, वो अपनी मनमानी कर रही है। तो आपको क्या यहाँ समझना चाहिए कि पब्लिक जो है पब्लिसिटी देखती है, वो सामने न्यूज़ में आने वाली चीज़ों को देखती है, तो वो किसी का फेवर करे, किसी का अनफेवर। तो आप अगर कंपनी हो, आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेस में आई हुई चीज़, मीडिया में आई हुई चीज़ आपको बर्बाद भी कर सकती है और आपको ये इमेज भी इम्प्रूव कर सकती है, राइट। उसके बाद दूसरा है बच्चों प्रोडक्ट पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन से क्या होता है, दूसरा काम प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है। अब आप खुद सोचो, कंगना रनावत जैसे सेलिब्रिटी को मान लो आप नहीं जानते थे, आप किसको जानते थे, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, लेकिन आज बार बार न्यूज में किसका नाम आ रहा है, कंगना कंगना कंगना। तो हर आदमी पूछेगा ये कंगना कौन है, कंगना क्या करती है, कंगना की कौन सी मूवी आई थी। तो चाहे उसकी न्यूज अच्छी हो या बुरी हो, आखिरकार उसकी पब्लिसिटी तो हो ही रही है ना, पब्लिसिटी तो उसकी हो रही, लोग कंगना को तो जान ही रहे। तो दूसरा हमारा क्या होता है, पब्लिक रिलेशन से आपके प्रोडक्ट या सर्विस की पब्लिसिटी होती है। तीसरा है बच्चों कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपको अपनी बातों को, कंपनी की बातों को कम्युनिकेशन जगत में कैसे पहुंचाना है, जनता तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए मोदी जी कहते हैं चाइनीज ऐप बैन किया जाए, तो मोदी जी इन बातों को कैसे पहुंचाएंगे जनता तक, मन की बात के थ्रू, समझ गए, या फिर कोई लाइव आ जाएंगे रात के 8 बजे या 9 बजे। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी हम कैसे करते हैं, कंपनी की मैगजीन्स होती हैं, कंपनी न्यूज़पेपर में अपना ऐड देती है, या कंपनी का आप क्या कर सकते हो, प्रॉस्पेक्टस में पढ़ सकते हो कि कंपनी हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती है। इस तरीके से भी आप पब्लिक रिलेशन कर सकते हो। लॉबिंग, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लॉबी। लॉबिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के मिनिस्टर से रिलेशन अच्छे रखना। अब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का है मुंबई में है, तो अगर मेरे रिश्ते शिवसेना से बिगड़ गए तो वो क्या कर देगी, वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी ठाठ है, मतलब वहाँ पे वो मेजोरिटी में है, मेरे घर पे ही मेरी कंपनी बुलडोजर चलवा देगी, इसमें कंगना के चला दिया, समझ लो। तो लॉबिंग का मतलब होता है अगर आप कंपनी चलाते हो तो आपको गवर्नमेंट के मिनिस्टर से रिलेशन अच्छे रखने चाहिए ताकि कल के दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चों, राइट। लास्ट है हमारे पास काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है एडवाइस करना, एडवाइस लेना भी, एडवाइस देना भी। आपको हमेशा कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम एडवाइस लेते रहने चाहिए। किससे लेते रहने चाहिए, टॉप लेवल से। टॉप लेवल कौन होता है, डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर से पूछना चाहिए कि क्या हम लोग जो कर रहे हैं और जो सोसाइटी में आजकल चल रहा है उससे हमारी इमेज खराब हो रही है या इम्प्रूव हो रही है।
राइट। तो ये हमने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, पहला मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन, और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। यहां तक किसी को पूछना है तो पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग फॉलोइंग मार्केट ऑब्जेक्टिव। यहां से क्वेश्चन दूसरा आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन दूसरा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, अभी जो हमने पढ़ा था वो था क्या रोल है पब्लिक रिलेशन का, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कह रहा है कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे करे जा सकते हैं किससे, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी करके। आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं पब्लिक रिलेशन की एक्टिविटी से। देखिए पहला, बिल्डिंग अवेयरनेस, मतलब लोगों को आप जागरूक कर सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो। जैसे मान लीजिए मोदी जी चाहते हैं कोरोना को लेकर के कोई डरे ना, योगाभ्यास करे और काढ़ा पिए। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी 9 बजे आएंगे, या मोदी जी मन की बात में बोलेंगे, या न्यूज़पेपर में ऐड आएगा उसमें मोदी जी की फोटो बनी होगी, तो लोग अवेयर हो जाएंगे। ऐसे कंपनियां भी करती हैं। दूसरा है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, पब्लिक रिलेशन से आप अपनी साख को मजबूत कर सकते हो, अपनी गुडविल को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए सोनू सूद हैं, अब सोनू सूद ने लॉकडाउन के टाइम पे क्या किया, लोगों को घर पहुंचाया। तो सोनू सूद आज क्या बन चुके हैं, एक क्रेडिबल एक्टर बन चुके हैं। कल के दिन लोग उनकी मूवी जरूर देखने जाएंगे, और प्लस अगर वो कोई नया काम शुरू करेंगे, सोनू सूद कोई एक्टिंग के स्कूल खोलेंगे या कोई स्कूल वैसे खोलेंगे, तो लोग उनके उसको वहां ज्वाइन करेंगे। क्रेडिट उन्होंने बना ली है। तीसरा, स्टिमुलेट सेल फोर्स, आपकी सेल बढ़ती है। अगर आप कंपनी है, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी आपने करी है, तो आपकी सेल बढ़ेगी और आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। और क्या होता है इससे, लोअर प्रमोशन कॉस्ट, कम से कम खर्चे में आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है। अब आप बताओ, सोनू सूद जी ने गाड़ियां बुक करी, बसें बुक करी, उनका खर्चा तो हुआ, लेकिन आप सोचो उन्होंने जितने पैसे खर्च किए हैं, 1 साल के अंदर उन्होंने जितना नाम और फेम कमा लिया, वो शायद 10 साल में भी कोई नहीं कमा पाता। तो ये क्या है, खर्चा कम या ज्यादा से मतलब नहीं है, आपकी प्रमोशन कॉस्ट कम लगी, क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं करना सोनू सूद को, उनको अपनी इमेज बनानी थी, उनको लोगों की हेल्प करनी थी। उस हेल्प करने की वजह से, उस पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी की वजह से उनकी क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, और उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई चीज खर्च करके लोगों को घर भेजा। राइट। तो ये 4 चीजों से हम कह सकते हैं कि हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं। कौन से वाले ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी, सेल को बढ़ाना, और प्रमोशन कॉस्ट, कम से कम प्रमोशन कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस देना। Now we are going to start marketing management philosophy, या आप बोले तो marketing management concept, marketing management orientation। ध्यान से समझेंगे, इसको मैंने बाद में पकड़ा है सबसे लास्ट में चैप्टर के, क्योंकि ये तभी समझ में आता जब आपको पूरा मार्केटिंग चैप्टर डिस्कस हो जाता। ध्यान से पढ़ेंगे। कोचिंग का यही बेनिफिट होता है थोड़ा सा, कि आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, किसके बाद कौन सा टच करना है, उसमें हेल्प मिलती है। नॉर्मली जब हम अपने आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम सीक्वेंस को नहीं समझ पाते। ठीक है, ऐसे चैप्टर भी होते हैं और चैप्टर के अंदर ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो हमें पता करना होता है किसके बाद क्या करना। राइट। जैसे थाली होती है, थाली में आप खाना खाना चाहते हो, तो थाली में तो मम्मी सब दे देती है, रोटी, चावल, दाल, सैलेड, खीर, पूरी, लेकिन पहले आप थोड़ा ना सीधा खीर खा लोगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। खाने का भी एक तरीका होता है ना, सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से पढ़ाई का भी सीक्वेंस। चलिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी कंसेप्ट देखते हैं। हमारे पास बच्चों 5 फिलॉसफीज है। फिलॉसफी का मतलब आप ये समझिए, कोई चीज का सिद्धांत। सिद्धांत हमारे पास 5 है, देखिए ध्यान से। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये 5 है, मैंने हिंदी में लिखा है ब्रैकेट में ताकि आपको समझ में आए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों ज्यादा बनाओ। ध्यान से समझेंगे इस पे, एक नजर आपकी हटी, एग्जाम में क्वेश्चन 6 नंबर गए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा बनाओ ना। जैसे मान लीजिए ध्रुव सर पढ़ा रहे, तो ध्रुव सर जब आपको पढ़ाना आता है, आपके नोट्स अच्छे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो आप 10 बच्चों क्यों पढ़ा रहे हो, 2 बच्चों क्यों पढ़ा रहे हो, पूरे भारत को पढ़ाओ ना। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है जब आप कोई चीज बना रहे हो तो ज्यादा बनाओ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों जब आप बना रहे हो तो अच्छा बनाओ ना। ध्रुव सर जब आप 1 घंटा जिंदगी का दे रहे हो पढ़ाने में, तो टाइम पास की तरह क्यों पढ़ा रहे हो, दिल से पढ़ाओ, बढ़िया पढ़ाओ, अट्रैक्टिव पढ़ाओ, बढ़िया नोट से पढ़ाओ। तीसरा, सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों प्रमोट करो। सेलिंग कहता है अरे ध्रुव सर जब अच्छा पढ़ाते हो तो अपना प्रमोशन करो ना, लोगों को बताओ ना कि आप ध्रुव सर हो, आप पढ़ाते हो, आपकी बुक है, आप दिल्ली में पढ़ाते हो, आप 8 साल से पढ़ा रहे हो। ये है सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों नीड पूरी करो। अब ध्यान से समझो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ सेलिंग से नहीं होगा, जो बच्चा जो चीज पढ़ना चाहता है वही तो पढ़ाओगे ध्रुव सर।
अब बच्चा पढ़ना चाहता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, आप पढ़ा रहे हो हिंदी, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर, नहीं पढ़ना चाहता, नीड को पढ़ो, नीड के अकॉर्डिंग सर्विस दो। सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों इको फ्रेंडली बनाओ, मतलब प्रदूषित वातावरण को ना करो, ऐसा चीज, ऐसा गुड्स और ऐसे तरीके से बनाओ जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, हरा भरा रहे। ये मैंने आपको बताया शॉर्टकट में। अब हम इस टेबल से पढ़ेंगे, राइट। अब इस टेबल को कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखो। इस टेबल को ऐसे पढ़ोगे आप, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का 1 बाय 1। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को आप ऐसे मत जाना, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में टॉप टू बॉटम जाना। जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का पहला स्टार्टिंग पॉइंट, फिर दूसरा मेन फोकस, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहले प्रोडक्शन पूरा पढ़ लेना, फिर प्रोडक्ट पूरा पढ़ लेना, फिर सेलिंग, फिर मार्केटिंग, फिर सोसाइटल। देखिए पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है ये कॉन्सेप्ट शुरू कहां से होगा, फैक्ट्री से होगा, क्योंकि फैक्ट्री में सामान बनता है। इसका मेन फोकस कहां है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्वांटिटी पे। क्या लिखा है, क्वांटिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा बनाना। मीन्स का मतलब कैसे बनाओगे, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका काम क्या है, मीन्स का मतलब है क्या चाहते हो आप, हम चाहते हैं सारा सामान हम बनाएं और कम से कम कीमत पे बनाएं। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, हर कस्टमर उसको क्या कर सके, उसको खरीद सके। एंड कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट पे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। यानी हम चाहते क्या है, हमारा एंड पॉइंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये भी फैक्ट्री। ये किस पे ध्यान देता है, मेन फोकस क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी, अच्छा बनाना। याद करो मैंने हिंदी में डायलॉग बनाया था, ज्यादा बनाओ, अच्छा बनाओ, ये वही चीजें चल रही है। तीसरा इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स कहता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। आप हर बार वही घिसी पिटी चीज मत बनाओ, हर चीज को अपने आप को इंप्रूव करते रहो। एंड पॉइंट क्या है इसका, देखो प्रॉफिट, प्रोडक्ट, क्वालिटी। मतलब प्रॉफिट तो कमाओगे, लेकिन कैसे कमा पाओगे, जब आपके प्रोडक्ट में क्या होगी बताओ, क्वालिटी होगी। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग जरूर लेने आएंगे। अब आ जाओ, हमारे पास क्या आ गया, तीसरी फिलॉसफी। और तीसरी फिलॉसफी कौन सी है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहाँ शुरू, देखो ये भी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ, फैक्ट्री में। आप समझ रहे हो ना कैसे पढ़ना है, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री, मेन फोकस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मींस सेलिंग प्रमोशन। तो आपको ऐसे पढ़ना है, पहले पॉइंट का फैक्ट्री, मेन फोकस कहाँ है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है जो बना लिया है वो बेचो। मींस क्या है इसका, क्या चाहते हो आप, सेलिंग चाहते हैं। सेलिंग कैसे करोगे, प्रमोशन के थ्रू। मैंने कहा था ना जब पढ़ाते हो तो आप अपना प्रमोशन भी करो। और इसका एंड पॉइंट क्या है बताइए, सेलिंग कॉन्सेप्ट का एंड पॉइंट क्या है, ये कहता है प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा सेल करके पैसे कमाना। अब आ जाइए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मार्केट। अब इसका फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग कहाँ से शुरू होगी, मार्केट से शुरू होगी, राइट। इसका मेन फोकस क्या है, कस्टमर नीड। इसका मीन्स क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। सर ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता है बच्चों 4P जो हमने पढ़े थे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। और इसका एंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को सेटिस्फाई करके आप प्रॉफिट कमाइए, ये मार्केटिंग फिलॉसफी है बच्चों। लास्ट आ जाइए सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो। मार्केट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मार्केट, सोसाइटी पे, मार्केट, राइट। अच्छा, इसका मेन फोकस क्या है, कस्टमर की नीड को पता करो और सोसाइटी का अच्छाई करो, लिखा है वेलबींग। ध्यान से देखो इसका मीन क्या है, क्या चाहते हो आप, कस्टमर की नीड पूरी हो और कस्टमर का वेलबींग हो, उसका भला हो। इसमें भी क्या है, मीन क्या है, देखो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग 4P। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एंड पॉइंट क्या है, देखो बच्चों एंड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर, राइट। तो आपके एग्जाम में मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर से फिलॉसफी, कोई एक फिलॉसफी पूछता है। कैसे पूछता है, केस स्टडी करके। केस स्टडी देने के बाद वो बोलेगा इसमें कौन सी फिलॉसफी लगी है, और फिर पूछेगा इस फिलॉसफी का आप कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख के बताओ। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना कंफर्म, राइट। बस तो यहां तक हमने अगर कर लिया, हमने मार्केटिंग फिलॉसफी तक पढ़ लिया, तो हमारे पास ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट। ये हमारे पास चैप्टर यहाँ पे फिलॉसफीज करने के बाद ये चैप्टर हमारे पास खत्म होता है।